नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो ऐसा फंसता है कि उसके लिए फिर किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं होता। इस मामले में अगर भारतीय राजनीति में कहें इस समय वर्तमान समय में, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं तंज करने की, व्यंग करने की, और इस पूरी प्रक्रिया में उन पता चलता है कि वो अपने को एक्सपोज करते हैं कि उनको विषयों की जानकारी नहीं है, मुद्दों की गहराई की समझ नहीं है। ये बार बार वो उनकी बातों से सामने आता है। बात पुरानी नहीं, कल की है। संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो 3 विधेयक आए हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक और 2 सामान्य विधेयक, उन पर चर्चा चल रही थी। अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए। उनके पास मुद्दा एक ही है, पिछड़ा और मुसलमान। अगर आप उनके भाषणों का एक कलेक्शन करें, संग्रह करें, तो आपको लगेगा कि इस देश में पिछड़ा और मुसलमान के अलावा कोई रहता ही नहीं। कम से कम अखिलेश यादव के लिए तो कोई और वर्ग एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। महिला आरक्षण की बात हो रही तो उन्होंने कहा महिला आरक्षण में अगर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो फिर इसका क्या मतलब। अब आप समझिए कि अगर अखिलेश यादव को इस बात की समझ होती तो वो 2 बातें उनको पता होती और उस हिसाब से वो अपनी बात को रखते। एक, राजनीतिक क्षेत्र में यानी विधानसभा और लोकसभा के लिए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संविधान ने नहीं दिया है, और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था है भारतीय संविधान में। तो अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये हो, तो उनकी पहली मांग होनी चाहिए थी कि आप संविधान को बदलिए, संविधान में संशोधन कीजिए। बिना संविधान में संशोधन हुए ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ऐसी मांग कर रहे हैं जिसके बारे में उनको पहले से पता है कि ये हो नहीं सकती है। जो संवैधानिक व्यवस्था है आज, संविधान की जो स्थिति है, संविधान जिस स्वरूप में है उसमें यह असंभव है, लेकिन वो मांग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका जो कोर वोटर है उस पर असर पड़ता है। यानी दूसरी बात ये कि वो अपने कोर वोटर को मूर्ख समझते हैं। वो समझते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है, मैं जो बोलूँगा वही सही माना जाएगा, उसी को सही मानेंगे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा में इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, और उन्होंने विपक्ष से अपील की कि भाई इसे पास कराइए। क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आप क्रेडिट ले लीजिए, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ, लेकिन महिलाओं को उनके इस अधिकार से वंचित मत कीजिए। लेकिन उनकी अपील का कोई असर हुआ हो विपक्षी दलों पर, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी अखिलेश यादव पर की। अखिलेश यादव को अगर राजनीति की बारीक समझ होती तो समझते कि जो टिप्पणी की प्रधानमंत्री ने वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं। अब आप समझ लीजिए इस बात को, और समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। तो अब अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि वो भाजपा की क्या मदद करते हैं। प्रधानमंत्री को तो उनकी मदद की ज़रूरत है नहीं, जाहिर है कि उनकी सरकार या पार्टी को मदद की ज़रूरत हो सकती है। तो अखिलेश यादव क्या मदद करते हैं? एक तरफ भाजपा पर हमला करते हैं, भाजपा को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और सांप्रदायिक और जाने क्या क्या कहते हैं। दूसरी तरफ अंदर खाने भाजपा की मदद करते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी मुझे लगता है अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, अगर आपने उस समय लोकसभा की प्रोसीडिंग देखी होती, कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। यानी उन्होंने इसका प्रतिरोध करने की भी कोशिश नहीं की, दिखाने के लिए भी
कि नहीं, हम तो आपके विरोध में हैं, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का विरोध करते हैं, हम आपकी मदद क्यों करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। मतलब जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको स्वीकार कर लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर अखिलेश यादव की जगह मुलायम सिंह यादव होते तो क्या इसी तरह का रिएक्शन आता। ये फर्क है अर्जित की हुई राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पूंजी और विरासत में मिली हुई राजनीतिक पूंजी में। मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक पूंजी अर्जित की थी, अखिलेश यादव को विरासत में मिली है। तो उनको मालूम नहीं है कि ये पूंजी कैसे कमाई जाती है। उनको इतना मालूम है कि ये पूंजी कैसे खर्च की जा सकती है और इस पूंजी के जरिए कैसे सत्ता का सुख भोगा जा सकता है। तो 5 साल सत्ता में रहे, वो कभी केंद्र में मंत्री नहीं रहे। भविष्य में, मतलब भविष्य से मेरा मतलब है अगले 10, 15, 20, 25 सालों की बात कर रहा हूँ, 100 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन जानता है। अगले 15, 20, 25 सालों में न तो केंद्र में उनके मंत्री बनने की संभावना है और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी उनके सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। अब उनको शायद लगा होगा कि हमारी बात पूरी तरह से हमारे वोटर तक पहुंची नहीं, तो अपने चचेरे भाई जो लोकसभा सदस्य भी है धर्मेंद्र यादव से बात बुलवाई। कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता इस आरक्षण, महिला आरक्षण में, तब तक इस महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं। तो इसका जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट कर दे कि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है और धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन गृह मंत्री को लगा कि बात इससे पूरी नहीं होगी। तो धर्मेंद्र यादव को तो जवाब दिया ही उन्होंने, कहा कि ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण मिलेगा, यानी महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बता दिया। फिर अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा अगर अखिलेश यादव ऐसा चाहते हैं तो वो अपनी पार्टी के सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया कि जो आप मांग कर रहे हैं, सरकार से चाहते हैं, वो खुद आप, जो आपके वश में है, जो आपके अधिकार में है, वहां आप कुछ नहीं कर रहे। कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? या अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के परिवार को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, 3 बार उनके पिता को और 1 बार उनको। किसी मुस्लिम महिला तो छोड़िए, किसी मुस्लिम पुरुष को भी क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उस पीडीए से क्या किसी समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया? सीएम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो रिजर्व है परिवार के वारिस के लिए। तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को मिलना ही था, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद का पद क्यों नहीं दिया? डर, असुरक्षा का भाव, राजनीतिक असुरक्षा, कि अगर किसी को डिप्टी सीएम बना दिया तो हो सकता है वो अपना कद बढ़ा ले, अपना जनाधार बढ़ा ले और वो चैलेंजर बन जाए, चुनौती देने लगे। ये समस्या आपको हर उस पार्टी में मिलेगी जो वंशवादी पार्टी है, जो एक नेता की पार्टी है। नवीन पटनायक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने वंशवाद की राजनीति नहीं की, अपनी पार्टी में अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बढ़ावा क्या, परिवार को ले ही नहीं आए। लेकिन उनको कोई चुनौती न दे सके, इसलिए सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार ही नहीं होने दी। जो भी जरा सा उभरता हुआ दिखाई दिया उसको बड़ी रूथलेसली काट दिया। दूसरा उदाहरण है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा, 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, लोकसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, जिस पद पर लालू यादव भी रहे और जेल जाने की नौबत है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उसमें जो है कब जेल चले जाएंगे पता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप उनके विरोधियों ने भी कभी नहीं लगाया और उन्होंने वंशवाद की राजनीति नहीं की। लेकिन जाते जाते मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई हो चुकी है, केवल उसकी औपचारिकता बाकी है। अब अगर उनके बेटे राजनीति में तो आ गए हैं, हालांकि अभी उन्होंने कोई पद नहीं लिया है,
लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी में कोई नंबर 2 का नेता तैयार नहीं किया, जो लीडरशिप का जब बदलाव हो, परिवर्तन हो, तो स्वाभाविक रूप से वो उनकी जगह ले सके, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो परिवारवाद की ओर जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और उनकी पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको नीतीश कुमार के बाद सर्वमान्य माना जा सके कार्यकर्ताओं द्वारा। ये समस्या अखिलेश यादव के भी सामने है। मुलायम सिंह यादव ने समय रहते इस समस्या का समाधान कर लिया। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि परिवार से बाहर किसी को ये पद दे या पद देने के बारे में सोचे भी। पहली बार उनकी पार्टी को, जब से पार्टी बनी 1992 में, तब से पहली बार 2012 में पूर्ण बहुमत मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उन्होंने सत्ता अपने बेटे को सौंप दी। किसी और के नाम पर विचार भी नहीं किया। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी और को आगे बढ़ने नहीं दिया। यही हाल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का। कांग्रेस बर्बाद इसीलिए हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति न उभरने पाए जो राहुल गांधी के लिए चुनौती बन जाए। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, इससे सबसे ज़्यादा, हालांकि सभी राजनीतिक दलों में होता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसमें जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें इस तरह की असुरक्षा का भाव न हो, लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टीज होती हैं उसमें इस तरह का नहीं होता है। ज्योति बसु गए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य आ गए, अटल जी गए तो नरेंद्र मोदी आ गए। उसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, पार्टी में कोई टूट फूट नहीं हुई। लेकिन आप सारी वंशवादी परिवारवादी पार्टियों को देख लें या एक नेता वाली पार्टी को देख लें, इस तरह की स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। या तो पार्टी खत्म हो जाएगी, जिस तरह से तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ हो रहा है। ई पलनीस्वामी उसके आखिरी नेता हैं अन्ना द्रमुक के, आप ये मानकर चलिए। तो इसलिए अखिलेश यादव अपनी राजनीति करें, ये इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। अपने कोर वोटर को वो हमेशा साथ रखने की कोशिश करें, इसमें भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम दूसरों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश न करें। दूसरों को बेवकूफ़ समझें तो भी एक बार गनीमत है, अपने कोर वोटर को तो समझें। अपने कोर वोटर को अगर वो इतना नासमझ समझते हैं कि वो उनकी नीति और नियत में फ़र्क नहीं कर पाएगा, तो इसका नुकसान उनको धीरे धीरे उठाना पड़ेगा। तुरंत नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये जब नीति में खोट लोगों को नज़र आता है तो उसका नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत दीर्घकालीन होता है। वही अखिलेश यादव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो इसको रोक पाएंगे? क्या इसको बदल पाएंगे? इसका जवाब मिलेगा 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे आने के बाद। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।